नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। पिछली क्लास थी, जो कल की हमारी क्लास थी, वो थी दान से संबंधित। तो दान से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, उन्हीं के बारे में हमने कुछ टॉपिकों के बारे में तो पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया था, लेकिन जो और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हमें आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? धान एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है धान के बारे में। तो सबसे पहले एक बार पुनः धान के बॉटनिकल नेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो धान का बॉटनिकल नेम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा। धान का बॉटनिकल नेम क्या है? धान का बॉटनिकल नेम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा धान का बॉटनिकल नेम है। प्रॉपर तरीके से एक बार देख लेते हैं। धान का बॉटनिकल नेम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवम। कुल की बात करें तो कुल है ग्रेमिनी। धान का कुल क्या है? ग्रेमिनी। और 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? धान में 24। और उत्पत्ति स्थल क्या है? उत्पत्ति स्थल चीन माना जाता है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था, वो थे धान के बीज दर के बारे में। बीज दर कितनी रखी जाती है, बुआई की विधियों के बारे में डिस्कशन किया था, कितनी प्रजातियां उगाई जाती है। तो धान की दो प्रजातियां उगाई जाती है। एक तो उगाई जाती है ओराइजा सेटाइवा और एक उगाई जाती है ओराइजा गलोरबेरिमा। और बीज दर की बात करें तो बीज दर कितनी रखी जाती है? बीज दर की बात करें तो बीज दर कितनी रखी जाती है? धान की जो औसतन बीज दर रखी जाती है वो रखी जाती है कितनी? 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है धान की। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से धान की विश्व की जादुई किस्म कौन सी है? जया, बाला, IR8 या फिर लूणी श्री। तो जो धान की विश्व की जादुई किस्म कौन सी मानी जाती है? विश्व की जादुई किस्म मानी जाती है IR8। कौन सी? IR8 धान की विश्व की जादुई किस्म मानी जाती है। तो राइट आंसर होगा सी। कौन सा राइट आंसर होगा? सी राइट आंसर होगा। धान की विश्व की जादुई किस्म कौन सी है? IR8 विश्व की जादुई किस्म है। भारत की जादुई किस्म के बारे में बात करें, भारत की जादुई किस्म, तो भारत की जादुई किस्म कौन सी है? जया भारत की जादुई किस्म मानी जाती है। जया किस्म का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर शास्त्री ने। डॉक्टर शास्त्री ने भारत की जादुई किस्म का आविष्कार किया था 1968 में। कब? 1968 में तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय में आविष्कार किया गया था, जो कि भारत की अर्धबोनी और बोनी किस्म मानी जाती है, फर्तन। और बात करें विश्व की जादुई किस्म, तो विश्व की जादुई किस्म कौन सी है? विश्व की जादुई किस्म है IR8। कौन सी है? IR8 विश्व की जादुई किस्म है। यह विश्व की प्रथम संकर किस्म भी है। विश्व प्रथम संकर किस्म कौन सी है? IR8 विश्व की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? IR8 मानी जाती है। इसका आविष्कार किया था 1966 में। कब किया था? 1966 में IR8 किस्म का आविष्कार किया गया था। जबकि बात करें TN पस्ट के बारे में, जो धान की TN पस्ट किस्म है, कौन सी है? TN पस्ट किस्म। तो TN पस्ट किस्म विश्व की प्रथम बोनी किस्म है। कौन सी है? विश्व की प्रथम बोनी किस्म। तो क्वेश्चन बन सकता है, विश्व की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? तो TN पस्ट। कौन सी है? TN पस्ट विश्व की प्रथम बोनी किस्म मानी जाती है, जिसका आविष्कार कब हुआ था? 1965 में किया गया था, मल्लिना में। कहाँ पर? मल्लिना फिलीपींस में विश्व की प्रथम बोनी किस्म का आविष्कार कब किया गया था? 1965 में। कौन सी किस्म थी? TN
पष्ट विश्व की प्रथम बोनी किस्म थी। जबकि बात करें भारत की प्रथम बासमती चावल की संकर किस्म की, तो प्रथम संकरी बासमती चावल की संकर किस्म कौन सी है? PRH10। विश्व की प्रथम संकर बासमती चावल की किस्म कौन सी है? PRH10। भारत की जादुई किस्म कौन सी है? जया। और विश्व की जादुई किस्म कौन सी है? IR8। एक बार प्रॉपर तरीके से पुनः देख लेते हैं। भारत की जादुई किस्म जया। विश्व की जादुई किस्म कौन सी है? IR8। विश्व की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? TN फर्स्ट। और बासमती चावल की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? PRH10। तो क्वेश्चन बन सकता है भारत की जादुई किस्म कौन सी है? जय, इसका राइट आंसर होगा। विश्व की जादुई किस्म कौन सी है? IR8, इसका राइट आंसर होगा। और विश्व की प्रथम बोनी संकर किस्म कौन सी है? तो विश्व की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? TN फर्स्ट। और बासमती चावल की प्रथम संकर किस्म की बात करें तो कौन सी है? PRH10 बासमती चावल की प्रथम संकर किस्म मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धान की विश्व की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? तो धान की विश्व की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? TN फर्स्ट, IR8, PRH10 या फिर IR24। तो जो धान की प्रथम बोनी किस्म तो धान की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? धान की प्रथम बोनी किस्म कौन सी मानी जाती है? तो धान की प्रथम बोनी किस्म मानी जाती है TN फर्स्ट। धान की विश्व की प्रथम बोनी किस्म कौन सी मानी जाती है? TN फर्स्ट मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? TN फर्स्ट। कौन सी मानी जाती है? TN फर्स्ट मानी जाती है। तो राइट आंसर होगा TN फर्स्ट। ए राइट आंसर होगा TN फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धान की सीधी बुआई हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? बाला, नगीना, दोनों या फिर भवानी। तो जो धान की सीधी बुआई की जाती है, बिना पौधरोपण तैयार किए हुई बुआई की जाती है, उसके हेतु लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी मानी जाती है? बाला, नगीना या फिर दोनों या भवानी। तो सीधी बुआई हेतु किस्मों की बात करें तो सीधी बुआई हेतु उपयुक्त किस्म मानी जाती है एक तो बाला किस्म, एक मानी जाती है पूसा 221 और एक मानी जाती है नगीना। इन तीनों किस्मों की बुआई सीधी बुआई की जा सकती है बिना नर्सरी के ही। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से धान की सीधी बुआई हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? सीधी बुआई हेतु उपयुक्त किस्म मानी जाती है बाला, पूसा 221 और नगीना। तो ऑप्शन क्या है? बाला, नगीना और दोनों। तो सी राइट आंसर होगा दोनों। धान की बाला और नगीना दोनों ही किस्म सीधी बुआई हेतु उपयुक्त किस्म मानी जाती है। तो राइट आंसर होगा दोनों, सी राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं धान की लवणता रोधी किस्मों के बारे में। तो जो धान की लवणता रोधी किस्म है, लवणता रोधी किस्म कौन कौन सी है? तो लवणता रोधी किस्मों के बारे में बात करें तो एक तो है लूनीश्री और एक है IR8। लूनीश्री और IR8 धान की लवणता प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है। और यदि बात करें धान की प्रथम संकर किस्म के बारे में, तो प्रथम संकर किस्म कौन सी है? प्रथम संकर किस्म है MGR फर्स्ट। कौन सी है? MGR फर्स्ट धान की प्रथम संकर किस्म मानी जाती है। और यदि बात करें साबरमती,
यानी कि जो किस्म है कौन सी, जया। तो जया क्या है, जया भारत की जादुई किस्म है, भारत की जादुई किस्म है। और जो IR8 यानी कि IR8 ये क्या है, विश्व की जादुई किस्म। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धान की उत्परिवर्तित किस्म में कौन कौन सी है, सत्तारी, जगन्नाथ, प्रभावती या फिर सभी। तो जो धान की उत्परिवर्तित किस्में है वो कौन कौन सी है, उनके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो उत्परिवर्तित किस्म कौन कौन सी है, एक तो है सत्तारी, उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, एक तो है सत्तारी, एक है जगन्नाथ और एक है प्रभावती। तो ये धान की तीनों ही किस्म है उत्परिवर्तित किस्म है। कौन कौन सी, सत्तारी, जगन्नाथ और प्रभावती, ये तीनों ही धान की उत्परिवर्तित किस्में मानी जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, धान की उत्परिवर्तित किस्म कौन कौन सी है, सत्तारी भी राइट आंसर है, जगन्नाथ भी राइट आंसर है और प्रभावती भी राइट आंसर, तो डी राइट आंसर होगा। धान की उत्परिवर्तित किस्में तीनों ही उत्परिवर्तित किस्म है, तो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चावल का नकलची खरपतवार कौन सा है। तो चावल का नकलची खरपतवार कौन सा है, सावा, जंगली धान, चौलाई या फिर गेहूंसा। तो सावा धान का जो जंगली खरपतवार कौन सा है, सावा, ए राइट आंसर होगा। सावा का बॉटनिकल नेम क्या है, सावा जो खरपतवार होता है उसका बॉटनिकल नेम है इकाइनोकोला कृषिगेली। क्या है, इकाइनोकोला कृषिगेली सावा का बॉटनिकल नेम है जो चावल का नकलची खरपतवार कहलाता है। इस और यदि दूसरे खरपतवार की बात करें तो दूसरा खरपतवार है जंगली धान। और गेहूंसा की बात करें तो गेहूंसा क्या है, गेहूं का मामा या मंडूसी, जिसे गेहूं का नकलची खरपतवार कहा जाता है। तो बात करते हैं जंगली धान। अगर इन जो सावा धान के जो खरपतवार नियंत्रण है, खरपतवार नियंत्रण के लिए धान में क्या क्या प्रयोग लिया जाता है, एक तो लिया जाता है स्टाम F34 रोपाई के बाद बुआई, रोपाई के बाद प्रयोग किया जाता है। एक लिया जाता है मेचेटी और एक लिया जाता है सेट्रन। इसका प्रयोग अंकुरण से पूर्व किया जाता है और इसका भी अंकुरण से पूर्व। लेकिन स्टाम F34 है उसका उपयोग कब किया जाता है, खरपतवार नियंत्रण हेतु रोपाई के बाद किया जाता है। और जो मेचेटी और सेटर्न है इन दोनों खरपतवार नाशियों का उपयोग अंकुरण से पहले किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धान की बुआई करते समय गोबर की खाद कितनी टन प्रति हेक्टेयर डाली जाती है। यदि धान की बुआई की जा रही है तो धान की बुआई हेतु खेत में प्रति हेक्टेयर कितनी गोबर की खाद डाली जाती है, 5 से 7 टन, 10 से 15 टन या 40 से 50 टन या फिर 100 से 120 टन। तो जो गोबर की खाद डाली जाती है धान की बुआई करते समय खेत में वो डाली जाती है 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। तो राइट आंसर होगा बी। यदि धान की बुआई की जा रही है किसी खेत में तो बुआई से पहले गोबर की खाद कितनी डाली जाती है, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद डाली जाती है। जबकि NPK की मात्रा की बात करें तो N की मात्रा रखी जाती है, वो रखी जाती है 100 से 120 kg प्रति हेक्टेयर। जबकि P की मात्रा कितनी रखी जाती है, 50 से 60 kg प्रति हेक्टेयर। और K की मात्रा कितनी रखी जाती है, 40 से 50 kg प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन की मात्रा 100 से 100 kg प्रति हेक्टेयर डाली जाती है। फास्फोरस कितना डाला जाता है, 50 से 60 kg। और पोटास कितना डाला जाता है, 40 से 50 kg प्रति हेक्टेयर डाला जाता है। जबकि गोबर की खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर डाली जाती है यदि धान की बुआई की जा रही है। यदि अगर नाइट्रोजनदारी उर्वरकों में बात करें तो धान में अमोनिया सल्फेट का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, अमोनिया सल्फेट का।
अमोनिया सल्फेट में दो तत्व पाए जाते हैं, एक तो नाइट्रोजन और एक सल्फर। नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 20.6% और सल्फर पाया जाता है 24.5%। तो अमोनियादारी उर्वरक में अमोनिया सल्फेट का प्रयोग किया जाता है दान में। तो अमोनिया सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 20.6%, कितनी 20.6%, और जो सल्फर की मात्रा होती है वो कितनी होती है, वो होती है 24.5%। तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी ली जाती है, 100 से 120 kg, 100 से 120 kg। फास्फोरस की मात्रा कितनी ली जाती है, 50 से 60 kg। और जो पोटास होता है, पोटास की मात्रा ली जाती है 40 से 50 kg प्रति हेक्टेयर। गोबर की खाद की प्रयोग की मात्रा कितनी ली जाती है, 10 से 15 टन। गोबर की खाद की मात्रा कितनी ली जाती है, 10 से 15 टन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धान की औसत उपज कितनी प्राप्त होती है। यदि धान की बुआई की गई है तो औसत उपज कितनी प्राप्त होती है, 10 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, या फिर 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, या फिर 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यदि धान की बुआई की गई है तो औसत उपज कितनी प्राप्त होती है, तो औसत उपज प्राप्त होती है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। धान की औसत उपज प्राप्त होती है, कितनी, 30 से 40 क्विंटल औसत उपज प्राप्त होती है यदि धान की बुआई की गई है। तो राइट आंसर होगा 30 से 40 क्विंटल, बी राइट आंसर होगा। प्रॉपर तरीके से एक बार बात कर लेते हैं उपज के बारे में। औसत उपज कितनी प्राप्त होती है धान की, तो औसत उपज प्राप्त होती है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और संकर धान की उपज कितनी प्राप्त होती है, संकर धान की उपज प्राप्त होती है 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। भंडारण करते समय यदि धान का भंडारण किया जा रहा है तो नमी % कितना रखा जाता है, वो रखा जाता है 10 से 12% नमी पर भंडारण किया जा सकता है। तो धान की औसत उपज की बात करें तो कितनी रखी जाती है, 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। संकर धान की औसत उपज कितनी रखी जाती है, 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धान का कृषक रोग कौन सा कहलाता है, यानी धान का ऐसा कौन सा रोग या व्याधि है जिसे कृषक के रोग के नाम से जाना जाता है। ब्राउनिंग, उफरा, जीवाणु पत्ती झुलसा, या फिर ब्लास्ट। तो जो धान का जो चावल का जो जीवाणु पत्ती झुलसा रोग है, कौन सा, जीवाणु पत्ती झुलसा रोग, उसे कृषक के नाम से जाना जाता है। तो सी राइट आंसर होगा, जीवाणु पत्ती झुलसा रोग धान का कृषक रोग कहलाता है। ये किसके द्वारा होता है, ज़ैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु द्वारा नर्सरी में फैलता है। किसके द्वारा, ज़ैंथोमोनास ओराइजी जीवाणु द्वारा नर्सरी में फैलने वाला रोग है। ज़ैंथोमोनास ओराइजी जीवाणु द्वारा फैलता है। अन्य रोगों की बात करें तो धान में एक रोग लगता है भूरा पत्ती धब्बा रोग, जिसे ब्राउनिंग कहते हैं। ब्राउनिंग व्याधि के कारण 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था। कहाँ पर, बंगाल में। धान में जो ब्राउनिंग व्याधि होती है उसकी के कारण बंगाल में 1943 में अकाल पड़ा था। और एक कवक जनित रोग है, तो कौन से कवक के कारण होता है, ये होता है हेलमेंथीज स्पोरियम। जो हेलमेंथीज स्पोरियम कवक है उसके कारण धान में ब्राउनिंग विकार उत्पन्न होता है। ब्राउनिंग विकार के कारण धान की फसल में ब्राउनिंग विकार रोग होने के कारण बंगाल में 1943 में अकाल पड़ा था। अगला रोग है वो है टुंगरा। जो धान में एक रोग लगता है टुंगरा, कौन सा, टुंगरा, यह वायरस जनित रोग है। कौन सा है, टुंगरा रोग वायरस जनित है। और जो ब्लास्ट रोग है ये भी धान का कौन सा है, रोट, यानी कि ब्लास्ट रोग का अन्य नाम क्या है, इसे रोट रोग के नाम से भी जाना जाता है। ब्लास्ट रोग हवा द्वारा फैलता है,
यदि धान की बुआई की गई और उसमें ब्लास्ट रोग हुआ है तो उसे कॉलर रोट के नाम से जाना जाता है और ये हवा द्वारा फैलता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि धान का ऐसा कौन सा रोग है जो हवा द्वारा फैलता है। राइट आंसर होगा ब्लास्ट रोग। ब्लास्ट रोग के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? साबरमती। साबरमती पर जो किस्म है धान की वो ब्लास्ट रोग के प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से खेरा रोग की पहचान किसने की है? केला नहीं है, यहाँ पर होगा खेरा। खेरा रोग की पहचान किसने की? ने, लिविंग ने, या फिर बोरलोंग, या फिर जीएसएल। जो धान में खेरा रोग होता है, खेरा रोग होता है, उसके बारे में YL ने खोज की थी 1967 में। कब की थी? 1966-67 में खोज की गई थी। इसलिए खेरा रोग 1966-67 में की गई थी। खेरा रोग किस पोषक तत्वों की कमी से होता है? ये जिंक की कमी से होता है। जेडाइन की कमी से धान में खेरा रोग विकार उत्पन्न होता है। यदि इस रोग के विकार के लिए अगर नियंत्रण की बात करें तो 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट डाला जाता है। एक बार प्रॉपर तरीके से हम बात करते हैं। खेरा रोग किस में होता है? खेरा रोग का संबंध है, क्वेश्चन बन सकता है खेरा रोग का संबंध है, तो राइट आंसर होगा धान। खेरा रोग किस पोषक तत्वों की कमी से होता है? तो राइट आंसर होगा जेडन। खेरा रोग की खोज किसने की? किसने की थी खेरा रोग की खोज? YL ने। कब की? 1966-67 में। कब की थी? 1966-67 में की गई थी। कहाँ पर की थी? धान के खेत में खेरा रोग की खोज की गई थी। खेरा रोग के यदि उपचार या नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। जिंक सल्फेट कितना डाला जाता है प्रति हेक्टेयर? 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से धान में भूरापन रोग किस पोषक तत्वों की कमी से होता है? तो धान में जो भूरापन रोग होता है वो किस पोषक तत्वों की कमी से होता है? फेरस की कमी से होता है। तो डी राइट आंसर होगा। धान में एक अकोची नामक रोग भी होता है। कौन सा? अकोची। अकोची रोग किस पोषक तत्वों की कमी से होता है? वो होता है H2S गैस के कारण। भूरापन रोग किसके कारण होता है? फेरस की कमी के कारण। और जो खेरा रोग होता है वो किसके कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। तो तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धान में अकोची विकार किसके कारण होता है? H2S गैस की कारण। भूरापन रोग होता है धान में, वो किस पोषक तत्वों की कमी से होता है? फेरस की कमी से। और जो खेरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है। खेरा रोग की जो खोज की गई थी वो कब की गई थी? 1966-67 में YL ने की थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से धान की भारत की जादू किस्म कौन सी है? तो धान की भारत की जादू किस्म के बारे में बात करें तो भारत की जो जादू किस्म थी वो कौन सी थी? जया। कौन सी थी? भारत की जादू किस्म थी जया। तो डी राइट आंसर होगा जया। एक बार प्रॉपर तरीके से पुनः देख लेते हैं मेन टॉपिक्स के बारे में। जो धान के बारे में जो मेन टॉपिक है उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं धान का वानस्पतिक नाम, बोटनिकल नेम। तो बोटनिकल नेम क्या है धान का? ओराइजा सेटाइवा। कुल की बात करें तो धान का कुल क्या है? ग्रेमिनी। 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 24। और उत्पत्ति स्थल क्या है? इन दक्षिणी पूर्वी एशिया या चीन भी माना जाता है धान का उत्पत्ति स्थल। अब बात करते हैं उत्पादन के बारे में। तो धान का विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादन किसका है? विश्व में क्षेत्रफल में उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का है। और धान के उत्पादन में यदि क्वेश्चन आए धान के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, लेकिन क्षेत्रफल में भारत का माना जाता है। खाद्यान्न फसलों में उत्पादन में प्रथम स्थान किस फसल का है?
खाद्यान्न फसलों में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं के बारे में बात करें तो जो खाद्यान्न फसलों में प्रथम स्थान किस फसल का है, तो वह है चावल का। इसका चावल का। विश्व का 90% धान कहाँ पर पैदा होता है? 90% धान जो पैदा होता है वो होता है एशिया में। तो क्वेश्चन बन सकता है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में होता है। उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? चीन में होता है। खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? चावल है। चावल का 90% उत्पादन कहाँ पर होता है? एशिया महाद्वीप में होता है। अब बात करते हैं जो धान में प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? तो धान में जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है ओराइजेनिन। ओराइजेनिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। यदि 1 किलो चावल का उत्पादन करना है, कितना? 1 किलो केजी, एक केजी धान का उत्पादन करना है तो कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि 1 किलो धान पैदा करने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसमें दाने व छिलके का अनुपात कितना होता है? दाने व छिलके का अनुपात होता है 66% 66% दाना और 33% छिलका होता है, यानी 2:1 के रूप में होता है। यदि बात करें दाने की प्रकार, तो धान का दाना क्या कहलाता है? धान का दाना कहलाता है कैरियोप्सिस। धान का दाना क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस कहलाता है। धान की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? धान की प्रथम बोनी किस्म है डीजीवूजेन। कौन सी है? डीजीवूजेन। धान की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? डीजीवूजेन धान की प्रथम बोनी किस्म है। धान का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? धान का पुष्पक्रम कहलाता है पेनिकल। धान का पुष्पक्रम कहलाता है। धान में जो सुगंध होती है, धान में सुगंध किसके कारण होती है? डाई एसिटाइल फर्स्ट प्रोपाइलाइन जो धान में सुगंध आती है वो किसके कारण होती है? डाई एसिटाइल 1 प्रोपाइल के कारण धान के सुगंध आती है। धान का परीक्षण भार कितना होता है? क्वेश्चन बन सकता है धान का परीक्षण भार कितना होता है? तो धान का परीक्षण भार होता है 25 ग्राम। कितना होता है? धान का परीक्षण भार होता है वो होता है 25 ग्राम। लेकिन जो बासमती चावल होता है, कौन सा? बासमती धान का परीक्षण भार 21 ग्राम होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है धान का औसत परीक्षण भार कितना होता है? 25 ग्राम। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बासमती धान का परीक्षण भार कितना होता है, तो राइट आंसर होगा 21 ग्राम। इसका राइट आंसर होगा। धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन बन सकता है धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेतों से मीथेन गैस, CH4 गैस, मीथेन गैस निकलती है। यदि जलवायु की बात करें तो धान की खेती के लिए उष्ण व नम जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी? उष्ण और नम जलवायु मानी जाती है। भारत में धान सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादन होता है? धान का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो होता है पंजाब में। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में धान का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? पंजाब में। और धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा छत्तीसगढ़। धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ पर होता है? पंजाब में होता है। धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को
कहा जाता है। धान की बुआई योग्य कितनी प्रजातियां हैं? तो बुआई योग्य प्रजातियां हैं 2 है। एक तो है ओराइजा सेटाइवा और एक है ओराइजा ग्लोवेरिमा। मृदा की बात करें तो धान की बुआई के लिए मृदा कले मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कले मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करते हैं किस्मों के बारे में। धान से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो किस्में बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो राजस्थान से निकाली गई किस्म कौन सी है धान की? राजस्थान से निकाली गई धान की किस्म है माही सुगंधा। माही सुगंधा। राजस्थान से निकाली गई धान की किस्म कौन सी है? माही सुगंधा। सूखा सहनशील किस्मों के बारे में बात करें तो धान की सूखा सहनशील किस्म कौन सी है? बाला और कंचन। धान की बाला और कंचन किस्म सूखा सहनशील किस्में है। और राजस्थान से निकाली गई धान की किस्म कौन सी है? माही सुगंधा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से धान की राजस्थान से निकाली गई किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर होगा माही सुगंधा। भारत में सर्वप्रथम 1964 में TN फर्स्ट बोनी किस्म लाई गई थी। फिर भारत की जादुई किस्म कौन सी है? क्वेश्चन बन सकता है भारत की जादुई किस्म कौन सी है? राइट आंसर होगा जया। विश्व की जादुई किस्म कौन सी है? विश्व की जादुई किस्म है IR8। IR8 विश्व की जादुई किस्म है। और जबकि भारत की जादुई किस्म कौन सी है? भारत की जादुई किस्म जया। धान की सीधी बुआई हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? क्वेश्चन बन सकता है धान की सीधी बुआई हेतु उपयुक्त किस्म। तो सीधी बुआई हेतु उपयुक्त किस्म मानी जाती है बाला पूसा 221 और नगीना। ये धान की सीधी बुआई हेतु उपयुक्त किस्म मानी जाती है। बाला पूसा 221 और नगीना धान की सीधी बुआई हेतु सर्वश्रेष्ठ किस्में मानी जाती है। धान की बीज दर की बात करें तो छिड़काव विधि से बीज दर रखी जाती है। वो रखी जाती है 100 kg प्रति हेक्टेयर। यदि ड्रिलिंग से बुआई की जा रही है तो तो 60 से 80 kg प्रति हेक्टेयर। और यदि हाइब्रिड धान की बुआई की जा रही है, हाइब्रिड धान की बीज दर रखी जाती है वो रखी जाती है 15 से 20 kg। यदि बुआई डेपोक विधि से की जा रही है तो उसमें 1.5 से 3 kg प्रति हेक्टेयर ही बीज दर लगती है। तो यदि छिड़काव विधि से बुआई की जा रही है तो 100 kg प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। ड्रिलिंग विधि से बुआई की जा रही है तो 60 से 80 kg प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। और यदि हाइब्रिड धान की बुआई की जा रही है तो प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलो धान की आवश्यकता होगी। और यदि डेम्पोंग विधि से बुआई की जा रही है तो 1.5 से 3 kg प्रति हेक्टेयर धान के बीजों की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं नर्सरी। तो नर्सरी तैयार की जाती है एक तो गीली डेपोक विधि में नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? 11 से 14 दिन में। दूसरी विधि होती है गीली क्यारी विधि। गीली क्यारी विधि में नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? गीली क्यारी विधि में 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। जो श्री पद्धति है, श्री पद्धति में नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? तो श्री पद्धति में कितने दिन में तैयार हो जाती है? डेम्पोंग विधि में 11 से 14 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। गीली क्यारी विधि में नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? तो गीली क्यारी में नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? गीली क्यारी में हो जाती है 20 से 25 दिन में। जबकि जो एक सूखी विधि है, सूखी विधि में 20 से 25 से 30 दिन लगते हैं। लेकिन जो धान की श्री विधि है उसमें बीज दर कितनी रखी जाती है? तो धान की जो श्री विधि में बुआई की जाती है वो 5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई की जाती है श्री विधि में। श्री विधि में का आविष्कार किसने किया? श्री विधि का आविष्कार किया था मेडागास करने। श्री विधि में पानी और बीजों की बचत होती है। किसकी बचत होती है? पानी प्लस बीज की सर्वाधिक बचत होती है धान की श्री विधि में। अब बात करते हैं धान से जो उर्वरकों के बारे में। तो धान में जिंक की कितनी मात्रा रखी जाती है? तो जिंक यानी NPK और जिंक। तो NPK की मात्रा रखी जाती है NPK और जिंक।
N की मात्रा रखी जाती है 100 kg प्रति हेक्टेयर, P की मात्रा रखी जाती है 60 kg और K की रखी जाती है 40, जबकि जिंक की मात्रा रखी जाती है वो रखी जाती है 25 kg प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजनधारी उर्वरक के रूप में अमोनिया सल्फेट का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अमोनिया सल्फेट का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में एजोला, जैव उर्वरक कौन सा प्रयोग किया जाता है? एक तो किया जाता है एजोला और एक किया जाता है एजेक्टोबैक्टर। अजोला और एजेक्टोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है धान की बुआई से पहले। अजोला का कितना प्रतिशत? 2 से 3 टन, 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर अजोला डाला जाता है। अजोला डाला जाता है प्रति हेक्टेयर। 2 से 3 टन अजोला डाला जाता है बुआई से पहले, किसमें? धान के खेत में। अब बात करते हैं धान की जल मांग के बारे में। तो धान की जल मांग कितनी है? धान की जल मांग है 900 से 2500 mm। धान की जल मांग कितनी है? 900 से 2500 mm, यानी कि इंटरमीडिएट की बात करें तो 1200 मिमी मानी जाती है, लेकिन तो करेक्ट राइट आंसर होगा 900 से 2500। धान की जल मांग कितनी है? 900 से 2500 मिमी मानी जाती है। अब बात करते हैं धान के उत्पादन के बारे में। तो जो धान का उत्पादन होता है, औसत उपज की बात करें तो औसत उपज प्राप्त होती है वो कितनी होती है? 30 से 40 क्विंटल। औसत उपज कितनी प्राप्त होती है? औसत उपज 30 से 40 क्विंटल। और संकर धान की, यदि संकर धान की बुआई की गई है तो उपज कितनी प्राप्त होती है? 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो धान से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे और अधिकतर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, और इन क्वेश्चनों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उनसे संबंधित भी उन सभी का डिस्कशन कर लिया गया है। तो ये दोनों ही क्लास, कल वाली क्लास और आज वाली क्लास, धान के टॉपिक से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। हर एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई सी भी एग्जाम हो, धान से इन दोनों क्लासों से बाहर एक भी क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये दोनों ही क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। सभी क्वेश्चन बनते थे और पूछे जा चुके हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास होने वाली है वो होने वाली है गेहूं के बारे में। तो जो कल की क्लास होगी वो गेहूं के बारे में होगी। गेहूं का प्रॉपर तरीके से हम अध्ययन करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।